दोस्तों, इंडिया के जेम रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे, बट रतन टाटा और उनकी पूरी फैमिली ने इंडिया के डेवलपमेंट में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। आज टाटा ग्रुप के पास 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं और टाटा ग्रुप इंडिया का नंबर 1 जॉब प्रोवाइडर है। यहाँ तक पहुंचने में टाटा ग्रुप को 200 साल का समय लग गया। आइए इस वीडियो में जानते हैं टाटा ग्रुप की काफी अमेजिंग जर्नी, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब टाटा का अंपायर कौन संभालेगा। The only thing that excited me is the opportunities to create. I'd like to be remembered as a person who made a difference. Not anything more, not anything less. 1822 यानी कि आज से लगभग 200 साल पहले गुजरात के गांव में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवानजी टाटा, जो कि हमेशा से ही कुछ बड़ा करने के लिए क्यूरियस थे। ये 20 साल की उम्र में ही अपना गांव छोड़ के मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ एक बिजनेस शुरू करने के लिए। उस समय वो कॉटन एक्सपोर्ट बिजनेस से काफी आकर्षित थे और उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और इस बिजनेस से उनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगा, और इससे जितना भी पैसा आता वो अपने बेटे जमशेद जी के एजुकेशन पर लगा देते थे ताकि उन्हें एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, तो कुछ साल बाद ही उन्होंने अपने बेटे को हांगकांग भेज दिया फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, और ये 1859 के हिसाब से बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। उस समय एयर ट्रेवल भी इन्वेंट नहीं हुआ था, उन दिनों शिप से ट्रेवल करना पड़ता था। जमशेद जी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हो जाते हैं। अपनी लाइफ के 65 ईयर के अंदर अंदर इन्होंने कई देश जैसे चाइना, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स पे अपने एक्सपोर्ट ट्रेडिंग की ब्रांचेस खोल दी। इन्होंने इंडिया में भी कई जगह अपनी कॉटन मिल्स खोली, और इसके साथ साथ इंडिया में ही इन्होंने पहली इंडिया की स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू करी और पहला 5 स्टार होटल खोला। ये पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, और ये और कोई नहीं बल्कि ताजमहल होटल था। और आज जो हर कंपनीज में पीएफ, इंश्योरेंस और इन सब का कॉन्सेप्ट आया है, वो उस समय इन्होंने ही निकाला था। 1874 में जमशेद जी टाटा ने अपनी पहली कॉटन मिल फैक्ट्री खोली नागपुर में, क्योंकि वो कॉटन ट्रेड बिजनेस से हटके कॉटन प्रोडक्शन बिजनेस में आना चाहते थे। बट नया बिजनेस शुरू करने में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, तो जो भी लेबर उनकी कॉटन मिल में काम करते थे वो काफी आलसी होते थे और आए दिन कुछ न कुछ बहाने करके छुट्टी कर लिया करते थे। और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि सारे वर्कर्स फैक्ट्री में आए हों, कोई ना कोई जरूर एब्सेंट रहता था। अब ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्हें रोज बुलाने के लिए और अपने काम के प्रति मोटिवेटेड रखने के लिए उन्होंने लॉन्ग टर्म ह्यूमेन सॉल्यूशन निकाले, जो कि था जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि रिटायरमेंट के बाद भी लेबर्स को पेंशन मिलेगी। फिर उन्होंने इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की, जिसका मतलब है कि उनकी कंपनी में काम करने वाले का अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो उसका पूरा मेडिकल कंपनी देगी। इसके साथ साथ इन्होंने फैमिली डेज, स्पोर्ट डेज भी रखे, जैसे कि वहां पे काम करने वाले लोगों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। इन सब चीजों का खर्चा वो खुद कर रहे थे। फिर 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुआ, बट ये जमशेदजी टाटा के बिजनेस के लिए काफी अच्छी न्यूज थी, क्योंकि इंग्लैंड अपने कॉटन रॉ मटेरियल्स को उस टाइम अमेरिका से इंपोर्ट करता था, बट सिविल वॉर के कारण सप्लाई बंद हो चुकी थी। इस चीज का फायदा उठा के जमशेदजी टाटा ने अपने कॉटन के रेट्स डबल कर दिए और इंग्लैंड को बेचने लगे। ड्यूरिंग दिस टाइम इन्होंने लंदन में भी अपना ऑफिस सेटअप कर दिया। इन्होंने ऐसे ही 4 साल तक खूब प्रॉफिट कमाया, बट 4 साल बाद जब अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ तो इंग्लैंड ने अमेरिका से कॉटन सप्लाई दोबारा शुरू कर दी, और इससे टाटा के बिजनेस को ह्यूज इंपैक्ट पड़ा और वो काफी लॉस में जाने लगे। अब इन्वेस्टर उनसे अपना रिटर्न मांगने लगे थे, जो कि उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और जमशेद जी ने बड़े कॉन्फिडेंस से अपने इन्वेस्टर से कहा कि वो उन सबका रिटर्न दे देंगे, बट उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इन्वेस्टर्स मान तो गए, पर एक कंडीशन पर, और वो कंडीशन ये थी कि जमशेद जी को 20 पाउंड्स की मंथली सैलरी पर ही काम करना होगा, जबकि वो कंपनी के मालिक थे। और ये उनके लिए एक इंसल्ट की बात भी थी, क्योंकि कंपनी के मालिक होते हुए भी उनको एक फाइंड सैलरी एम्प्लॉयड की तरह काम करना पड़ रहा था, बट फिर भी वो पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहे। अब जमशेद जी और भी बिजनेस शुरू करना चाहते थे, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना चाहते थे, और इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहते थे, एक स्टील प्लांट और एक 5 स्टार होटल बनाना, जहाँ पे कोई भी रंग, रूप और जाति के लोग जा सकते हो, क्योंकि उस जमाने में रेसिज्म बहुत होता था। वो एक होटल तो नहीं खोल पाए, बट मरने से पहले उनके 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हो चुका था। ये 3 प्रोजेक्ट्स उनके बेटे डोराबजी टाटा ने सेटअप किए थे। ईयर 1910 तक टाटा स्टील प्लांट पूरा बिल्ड हो चुका था और उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका था। इस टाइम के दौरान वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी और ब्रिटिशर्स को स्टील की सख्त जरूरत पड़ रही थी। टाटा स्टील देश की लार्जेस्ट स्टील सप्लायर बन गई थी। टाटा स्टील को ब्रिटिश टैंक्स के लिए यूज किया जाने लगा, और सिर्फ टैंक्स के लिए नहीं बल्कि वेपन्स और रेलवे ट्रैक्स के लिए भी यूज किया जाने लगा।
उनकी स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि जब भी टैंक्स पर बॉम्ब गिरते थे तो वो उन टैंक्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। ऐसे ही देखते देखते टाटा स्टील काफी पॉपुलर हो गया। साल 1914 तक टाटा के अंदर 14 कंपनीज बन चुकी थी, बट ये बस एक शुरुआत थी। अब दोराबजी टाटा ने कंपनीज को 1938 तक संभाला और उसके बाद उनके कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनीज को टेक ओवर किया। आइए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बात करते हैं कि टाटा एयरलाइंस कैसे बनी। जेआरडी टाटा, जो कि फ्रांस में पले बड़े थे, उन्हें फ्लाइंग का पैशन था और इसी कारण उन्होंने इंडिया की फर्स्ट एयरलाइन यानी कि टाटा एयरलाइन सेटअप की, लेटर नोन एज एयर इंडिया। इन सारी कंपनी का सेटअप और ग्रोथ इंडिपेंडेंस डे से पहले हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के बाद सोशलिज्म आया, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी बहुत सोशलाइज थी। उन्होंने डिसाइड किया कि देश में जितने भी बड़े बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें नेशनलाइज करा जाए, यानी उन्हें अब सरकार हैंडल करेगी। बट ये टाटास के लिए बुरी खबर थी, यानी टाटा एयरलाइंस भी नेशनलाइज हो चुकी थी। बट जेआरडी टाटा बिलीव कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, नेशन बिल्डिंग के लिए भी होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया लीड करने का ऑफर किया और ये रीजन है कि 1970 से 80s में एयर इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइन मानी गई। इसके बाद जेआरडी टाटा ने और सेक्टर्स में बिजनेस एक्सपेंड किया, जैसे टाटा मोटर्स, और 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना करी, जहां इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड कराई जाती थी। और क्या आपको पता है कि टीसीएस इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे के बाद। इसके अलावा सॉल्ट बिजनेस, कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनीज भी सेटअप हुई। जेआरडी टाटा ने 52 इयर्स काम किया और इसी दौरान टाटा ग्रुप में 95 कंपनीज हो चुकी थी। ईयर 1969 गवर्नमेंट ने मोनोपोलाइज एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट पास किया, जिसका मैक्सिमम इफेक्ट टाटा ग्रुप पर पड़ा। बेसिकली सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका मेन मोटिव ये था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना बन जाए कि हर चीज में उसकी मोनोपोलाई क्रिएट हो जाए। बट इन रूल्स के बाद भी अंडर द सुपरविजन ऑफ जेआरडी टाटा ग्रुप कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहा। बट अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट के इतने रूल्स पास होने के बाद भी कंपनी कैसे ग्रो कर रही थी। जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्सिडीज बढ़ती जा रही थी, जेआरडी टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जा रहे थे ताकि नई कंपनीज मोनोपोलाई क्रिएट ना कर सकें। बट ये अप्रोच उतना नहीं चला क्योंकि और लोगों ने भी बिजनेस हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि इनका एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस था नेल्को नाम से, जो रेडियोस मैन्युफैक्चर करता था, बट उनका मार्केट शेयर 2% पर आके गिर चुका था, जो कि पहले 20% हुआ करता था। इस टाइम पे जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन यानी कि रतन टाटा को बुलाया गया। 1971 में इन्हें नेल्को पर साइन किया गया। रतन टाटा की स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी चाहिए। अगर हमें नीलियो को अपग्रेड करना है तो नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और देखते ही देखते 3 साल के अंदर बिजनेस टर्न अराउंड हो गया और 1975 में मार्केट शेयर 20% तक आ गया। बट इवेंचुअली कोई इमरजेंसी के कारण इसे शट डाउन होना पड़ा। बट सीनियर मैनेजमेंट ने देखा कि रतन टाटा काफी कैपेबल हैं और अपने बिजनेस को लेकर काफी डेडिकेटेड भी हैं, इसलिए ईयर 1991 में उन्होंने रतन टाटा को चेयरमैन घोषित कर दिया। अब 1991 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन अनाउंस कर दिया, यानी कि इंडियन मार्केट को बाकी देशों के लिए खोल दिया। उस वक्त इंडियन इकोनॉमी को बचाने के लिए यही एक तरीका था और ऐसे में रतन टाटा ने उसका उल्टा किया जो कि जेआरडी टाटा ने किया था। उन्होंने सारी टाटा ग्रुप की सब्सिडीज में टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ा दिया। इसके पीछे कारण ये था कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अब आकर टाटा ग्रुप की कंपनीज को खरीद ना पाए। और ये डिसीजन इतना सक्सेसफुल था कि टाटा ग्रुप ने फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया, जैसे इंग्लैंड की टेटली टी, यूरोप की स्टील जाइंट कंपनी, जगुआर लैंड रोवर कंपनी, जिसे कई कंपनी से ऑफर आए थे बट दे वांटेड कि टाटा ही इसे खरीदें। दोस्तों, रतन टाटा काफी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थे और उनका नाम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डोनेटर्स में भी था। बट अब वो हमारे बीच नहीं रहे। अब ऐसे में सवाल आता है कि अब टाटा ग्रुप कौन संभालेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चीज का डिसीजन 2017 में ले लिया गया था। उस समय एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन बना दिया गया था, तो अब आगे भी वही संभालेंगे। तो ये थी टाटा ग्रुप की 200 साल की जर्नी। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए।